अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शेर अफजल खान मरवत के बयान के बाद शायद डर और खौफ बढ़ गया है। आज उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। डर शायद इस बात का है कि शेर अफजल खान मरवत अगर लाहौर आ गया तो इसको हम किस तरीके से रोकेंगे, क्योंकि शेर अफजल खान मरवत ने बड़ा क्लियरली बयान दे दिया है कि मैं कहां पर आऊंगा और किस तरीके से आऊंगा, और पंजाब की हुकूमत को यह कहा है कि मुझे रोक कर दिखाना। दूसरे नंबर पे इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उस हवाले से एक बड़ी अहम खबर है कि पीके की हुकूमत है जो इमरान खान की, वहां पर एक बड़ा इशू खड़ा हो गया है और इमरान खान ने दो अहम तरीन लोगों को अडयाला जेल तलब कर लिया है कि अब आप आओ और बैठकर यहां पर मैं आपकी बात सुनूंगा। इसके अलावा ख्वाजा आसफ साहब ने एक ट्वीट किया था कि अब्बू जी पकड़े गए हैं, आपको याद होगा वो ट्वीट। उस पर रेहाना डार ने आज बड़ा जबरदस्त और कमाल सुथरा जवाब दिया है ख्वाजा आसफ को। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बताया है कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत का आगे क्या होने के लिए जा रहा है जब अदालतों के अंदर फॉर्म 45 खुलेंगे। और आखिर में आपको यह बताने के लिए जा रहा हूं कि लाहौर का जो तंजीमी ढांचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दील किया है, उन्होंने पहला सरप्राइज आज लाहौर के अंदर दे दिया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो सरप्राइज बढ़ता जाए। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। सबसे पहले नंबर पे शेर अफजल खान मरवत के बारे में खबर है। खबर यह है कि वो खारियां आ रहे थे किसी से मिलने के लिए, किसी ने उनकी दावत की और पंजाब को पता लग गया कि भाई शेर अफजल खान मरवत पंजाब के अंदर एंट्री मार रहा है, तो हर जगह पर पुलिस लगा दी गई शेर अफजल खान मरवत को गिरफ्तार करने के लिए। अब शेर अफजल खान मरवत ने बयान क्या दिया था जलसे के अंदर कल, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा था कि मरियम बीबी ने कहा है कि मैं इनके साथ जालिमाना सलूक करूंगी। ये शेर अफजल मरवत ने कहा कि मरियम बीबी ये कह रही हैं कि अगर पंजाब के अंदर कोई एहतजाज करेगा तो मैं इनके साथ जालिमाना सलूक करूंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा तो सुन लो, हम लाहौर की सरजमीन पर आएंगे, हम आपको और आपके सहूलतकारों को देखेंगे। अगर आपने पाकिस्तानियों पर गोली चलाने की जुर्रत की तो आपका हाल बांग्लादेश की शेख हसीना से भी ज्यादा बुरा होगा। यह बयान शेर अफजल खान मरवत ने दिया था कि ऐन वस्त में लाहौर के अंदर आऊंगा और आकर वहां पर हम अपनी पॉलिटिकल पावर शो करेंगे। हम ये बताएंगे कि हमारा जो वर्कर है वो कितना एक्टिव है। ये वो भाई हैं जिन्होंने वीडियो डाली थी और बताया था कि पंजाब की पुलिस लग गई है शेर अफजल खान मरवत को पकड़ने के लिए और हम अब किसी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन आज शेर अफजल खान मरवत को गिरफ्तार करने में पंजाब पुलिस कामयाब नहीं हुई। आगे आ जाए जी। इमरान खान ने जुल्फी बुखारी को यह पैगाम भेजा था कि मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करवा दें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन, जो चांसलरशिप का इलेक्शन है, तो वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया है कि भरपूर कैंपेन की जाएगी इमरान खान के लिए। अच्छा, यहां पर मैं एक बड़ी अहम चीज आपको बता दूं। अब बहुत से लोगों को यह लगता है कि शायद ये इमरान खान पहली मर्तबा किसी यूनिवर्सिटी के, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी खिदमत में अर्ज है कि इमरान खान 2005 से लेकर 2014 तक तकरीबन 10 साल ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। ये आप जाकर उनकी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। कुछ लोग उन बेचारों को समझ नहीं चलती तो उनकी सहूलत के लिए आप जाकर तो सर्च कर सकते हैं। उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान कब बने, क्यों बने, फिर यहां तक मेंशन किया हुआ है कि ये वो बंदा हमारा 2005 से लेकर 2014 तक चांसलर रहा जो पाकिस्तान का वजीर आजम भी बना। तो इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद सियासतदान है, वो वाहिद लीडर है जिसको आलमी दुनिया इतनी इज्जत देती है कि वो इसको अपना चांसलर तक बनाने पर आमादा होते हैं। अब देखते हैं कि जब इलेक्शन होगा तो इमरान खान की कारकर्दगी कैसी होगी। जो वोटिंग है वो ऑनलाइन वोटिंग होगी और 10 साल के लिए जो भी बंदा चांसलर बनेगा वो 10 साल के लिए चांसलर होगा। आगे आ जाए जी। केपीके की हुकूमत से एक बड़ी खबर आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरा थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो सिचुएशन ये आपको पता है कि शकील खान जो कि बड़े अहम वजीर थे और इमरान खान के बड़े करीब थे, उनको वजारत से फारिग किया गया और उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने करप्शन की है। इसके बाद आतिफ खान और जुनैद अकबर, उन दोनों ने आवाज बुलंद की तो इमरान खान ने आतिफ खान और जुनैद अकबर दोनों को अडयाला जेल तलब कर लिया है ताकि स्टोरी की दूसरी साइड भी इमरान खान सुन सके। आज शकील खान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हक व बातिल की इस जंग में हक के साथ खड़े होने की कसम खाई है। अब वो वक्त आ गया है कि ना सिर्फ करप्ट अनासर को सबके सामने बेनकाब करो बल्कि सूबे की सारी करप्शन का ढेर एक टोकरी में जमा करके दिखाऊंगा। ये शकील खान ने ट्वीट किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरा ये मुश्किल काम है कि अपनी पार्टी के अंदर ये काम शुरू हो गए हैं। बहरहाल इमरान खान इसको हैंडल जरूर कर लेंगे। आगे आ जाए जी, एक बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस लगा हुआ था, उसको अचानक डीलिस्ट कर दिया गया है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि सलमान अकरम राजा ने दरखास्त दी थी कि भाई हमारे जो वकील है हामिद खान वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये इतलात आ रही है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो दस्तयाब नहीं है, इस वजह से इसको डीलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक बड़ी तगड़ी और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और शौकत बसरा ने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा ये चैलेंज एजाजुल हक पूरा कर दे तो मैं अपनी पिटीशन वापस ले लूंगा। ये मैं तफसीलात आपको बताता हूं, लेकिन उससे कबल एक और चीज आपको बतानी है कि ख्वाजा आसफ ने ट्वीट किया था, ट्वीट आपके सामने है। इमरान खान की और बैरिस्टर गौहर की तस्वीर लगाकर ये कहा था कि अब्बू पकड़े गए हैं। ये फैज हमीद की गिरफ्तारी वाला ट्वीट उन्होंने किया था। आज रेहाना डार ने इसके ऊपर जवाब दिया है ख्वाजा आसफ को। उन्होंने कहा कि बाजवे का लावारिस बेटा ख्वाजा आजकल औकात से बाहर निकल रहा है। तुम्हारी वो कॉल्स ऑन रिकॉर्ड हैं जब अपने बाप बाजवे को कॉल करके मेरे बेटे से बचाने की मिन्नतें कर रहे थे। उस वक्त वो अब्बू अच्छे थे, आज उसको गालियां देते हो और लंदन में हलफ उठाकर अपने बाप को एक्सटेंशन देने की हामी भरकर आए। बेशर्म घटिया आदमी, आज अब्बू भी बदल लिया। ये सख्त अल्फाज थे, लेकिन ये रेहाना डार के अल्फाज हैं। उन्होंने ख्वाजा आसफ को ये पैगाम दिया है, ये जवाब दिया है। जो उन्होंने तस्वीर लगाई थी कि अब्बू पकड़े गए हैं, इसके ऊपर जवाब दिया है। अब आगे आ जाएं जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको बताता चलूं कि टोटल तकरीबन 65 से 70 सीटें हैं जिनकी पिटीशंस हैं, और उनमें से 40 सीटें पंजाब की हैं फॉर्म 45 के इशू पे। और अगर फॉर्म 45 खुलते हैं, पंजाब की ये 40 सीटें इधर उधर होती हैं तो हुकूमत तो गई, हुकूमत तो खली बल्ली। पंजाब की हुकूमत भी खली बल्ली और वफाक की हुकूमत भी खली बल्ली। यही वजह है कि हुकूमत इस चीज से अच्छी खासी परेशान है कि ये ट्रिब्यूनल किसी भी सूरत काम ना करें। आज सलमान अकरम राजा ने, मेहर बानो कराची ने, शौकत बसरा ने, शुएब शहीन ने, समीबा ताहर ने, आज इन सब ने बैठकर एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अवाम और अदारों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें मुत्तहिद होना है और यह तभी मुमकिन है जब आप 16 सीटों वाली जमात को इक्तदार नहीं देंगे। मैं तमाम उम्र उन लोगों का पीछा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे गर्दन से उठाकर बाहर फेंका गया। यह इलेक्शन की रात की बात हो रही है, 8 फरवरी की। यह सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि किधर हैं वो शरीयत और चादर चार दीवारी को मानने वाले। मुझे गर्दन से दबोच कर आर-ओ-ऑफर से बाहर फेंका गया। मेरी बीवी के साथ भी यही सलूक किया गया। उन्होंने कहा कि मैं तो इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। शुएब शहीन ने कहा कि यह मजाक है कि हल्के में फॉर्म 47, फॉर्म 48, फॉर्म 49 12 फरवरी को तैयार हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जीत का नोटिफिकेशन 11 फरवरी को जारी कर दिया था। यानी कि जीत का नोटिफिकेशन 11 फरवरी को जारी हुआ है और फॉर्म 47, 48, 49 ये 12 फरवरी को जारी होते हैं। ये अपनी नोयत का एक बहुत बड़ा मजाक है। मजीद शुएब शहीन ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हाउस के अंदर मेरा एक पोलिंग स्टेशन था जहां पर तमाम मुक्तदर लोगों ने वोट कास्ट किए। वजीर आजम हाउस के पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के मुताबिक भी मैं जीता था। और ये सबको बता दे कि वजीर आजम हाउस के अंदर जो बड़े बड़े लोगों ने आकर वोट डाले थे, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। शौकत बसरा ने बात करते हुए कहा कि मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूं एजाजुल हक को। वैसे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये चैलेंज कबूल कर लेना चाहिए। अगर ये चैलेंज कबूल नहीं करते तो इसका मतलब है कि फिर दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। ठीक है। शौकत बसरा ने कहा है कि एजाजुल हक अगर कुरान पाक के ऊपर हलफ दे दे कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीता है तो मैं अपनी पिटीशन भी वापस लूंगा और पूरी कौम से माफी भी मांगूंगा। देखें, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर तो आप फॉर्म 45 के ऊपर जीते हैं, अगर आपने 2 नंबरी नहीं की तो आप कहें कि हाँ भाई मैं जीता हूं। सिर्फ शौकत बसरा नहीं, सारे कहें, ओन चौधरी भी कहें, शहबाज शरीफ भी कहें, मोहतरमा मरियम नवाज भी कहें, हमजा शहबाज भी कहें, नवाज शरीफ भी कहें, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यास्मीन राशिद से हारे हैं। ये सब कहें कि हम जीते हैं, हम फॉर्म 45। वो आप शौकत बसरा ये नहीं कह रहे कि फॉर्म 45 सामने लेके आओ। वो कहते हैं कि सिर्फ उस मुकद्दस किताब के ऊपर हलफ उठा लो जो अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारी है, उसके ऊपर हलफ उठाओ कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हो। उन्होंने कहा कि मैं पिटीशन भी वापस लूंगा और पूरी कौम से माफी भी मांगूंगा।
یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی اخلاقی جرت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کا جواب دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ مزید شوکت محمود بسرا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے ضلع بہاول نگر میں ایک سیٹ کی قیمت 50 کروڑ روپے، جبکہ لاہور اور پنڈی ڈویژن میں 1 ارب روپے کے عوض سیٹیں خریدی گئیں۔ پنجاب میں اربوں روپے کے عوض الیکشن چوری کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کا عینی شاہد بھی ہوں۔ اور شوکت بسرا نے ایک اور بڑا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کمشنر لیاقت چٹھا کو اس لیے طلب نہیں کرتا کیونکہ وہ درست کہتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کمشنر لیاقت چٹھا کو پیش کیا جائے اور اس کا بیان لائیو چلایا جائے، پوری قوم کو بتایا جائے کہ کمشنر لیاقت چٹھا کیا کہتا ہے۔ اسی طرح مہر بانو کراشی نے بھی بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے حلقے کے اندر 16,500 ووٹ مسترد کیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، پتہ نہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا، یا وہ ایک ہی پرچی پہ 3-4 سٹمپس کر دیتے ہیں اور ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک سٹمپ کرنی ہوتی ہے، 2 4 6 10 500 1000 ووٹ مسترد ہو، سمجھ آتی ہے۔ 16,000 ووٹ ایک حلقے کا مسترد کر دیا جاتا ہے اور مہر بانو کراشی کو ہرا دیا جاتا ہے۔ مزید پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، مہر بانو کراشی نے کہا کہ ہم نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی، الیکشن کمیشن نے نہیں مانی اور سپریم کورٹ نے بھی ہمیں انکار کیا، جبکہ دوسری طرف نون لیگ کو ری کاؤنٹنگ میں 3 سیٹیں دے دی گئی۔ یہ انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 21 خواتین کو جنرل سیٹوں پر براہ راست الیکشن لڑوایا، لیکن ہیرا پھیری اور فارم 47 کے ذریعے خواتین کو پارلیمنٹ پہنچنے سے روکا گیا۔ صرف 5 خواتین اسمبلی تک پہنچی ہیں، سب کو روک لیا گیا۔ اچھا، سمیبہ طاہر نے بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے بیرسٹر دانیال جو کہ جھوٹا، فریبی اور دھوکے باز انسان ہے، میں نے اس کو 61,000 کی لیڈ سے ہرایا ہے۔ ان کے پاس ایک ہفتے تک جعلی فارم 47 تھا مگر فارم 45 نہیں تھا۔ ان کے فارم 47 پکڑ کے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، لیکن فارم 45 دور دور تک ان کے پاس نہیں تھا۔ آگے آ جائیں جی، نارتھ پنجاب کے اندر کابینہ کا اہم اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور 22 اگست کے جلسے کے حوالے سے بڑی اہم بات چیت ہوئی ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کون کہاں سے کس طریقے سے جائے گا۔ آگے آ جائیں جی، حبیب اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری پر۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کا سب سے کم سیاسی نقصان پاکستان تحریک انصاف اور سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ جنرل فیض حمید کے معاملے میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی کبھی ماضی نہیں رہتا، مستقبل بن کر سامنے بھی آ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے بڑی ڈیپ بات کی ہے۔ اسی طرح ایک بات حامد میر نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یا بعد میں جو کچھ کیا ہے وہ اس میں اکیلے نہیں پھنسیں گے، اگر مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو میں اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو لے کر جاؤں گا۔ یہ بیان رپورٹ ہو رہا جو کہ حامد میر نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی تنظیم سازی، ایک نیا بندہ امتیاز شیخ ان کو لاہور کا صدر بنایا، تو انہوں نے لاہور کی ایگزیکٹو کونسل بنا دیا جس میں لاہور کے تمام MNAs اور MPs کو شامل کیا ہے۔ اب دیکھا جائے گا ان لوگوں کی کارکردگی، تاکہ اگلی دفعہ ٹکٹ بھی ذرا دیکھ کر دیے جائیں کہ لوگ باہر بھی نکلتے ہیں کہ نہیں، یا صرف ووٹ لے کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال اویس یونس جن کو غالباً جنرل سیکرٹری بنایا گیا لاہور کا، ان کی ٹیم نے آج لاہور کے اندر ایک ریلی نکالی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ بائکس کے اوپر نکلے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہیں، عمران خان کی تصویر اٹھائی ہے، اور باہر نکل کر انہوں نے آج اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائیدار۔